इस सत्र में मॉडर्न हिस्ट्री पर चर्चा होगी। एक बार विषय आप तक फिर से पहुंचाती हूं कि रीराइटिंग मॉडर्न हिस्ट्री एंड अटेम्प्ट टू ऑल्टर हीरोज लेगेसी, आधुनिक इतिहास का पुनर्लेखन और नायकों की विरासत को बदलने का प्रयास। आप सभी का स्वागत है। Thank you so much, and it's a real honor to be here and to speak on an issue like this. मुझे लगता है आशुतोष was supposed to be moderating this issue, but unfortunately he is unwell, and I think he would have done a bigger justice to this topic. But in my own capacity and in my limited capacity, I will try and do justice to the topic, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत important issue है। और आज जब हम इतिहास के बारे में बात करते हैं तो अभी हमने मीडिया पर इतना रोचक एक डिस्कशन सुना। सब कुछ इस समय इंटरलिंक्ड है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे इतिहास हो, चाहे आज का लिटरेचर हो, और सब कुछ इन 11-12 सालों के फिल्म में देखा जाता है कि पहले कैसा था और आज कैसा है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मुझे लगता है आज ऐसे ही मैं कुछ मॉर्निंग में कुछ एडिटोरियल पढ़ रही थी, एक हिंदू का बड़ा इंटरेस्टिंग एडिटोरियल था, एंड आई वाज कैप्टिवेटेड बाय द हेडलाइन व्हिच दे हैड यूज्ड। और मैंने सोचा कि अगर उसको इतिहास के साथ अगर उसको जक्सटापोज करूं तो आज का इतिहास कुछ वैसा ही लगता है। उसमें मैंने 2 चीजें और ऐड की। हिंदू की जो हेडलाइन थी वो था डाउट, डिलीट एंड डिसएनफ्रेंचाइज। इसमें 2 चीजें मैं अगर और ऐड करूं, क्योंकि उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा मंथन करने लगी थी मॉर्निंग में। कल देर रात हो गई थी सोते early morning when I got up and I read their editorial, so I was just thinking that why should I not link 2 more points to that and just talk in context of history. और उसमें 2 चीजें जो और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि आज का अगर आप इतिहास का पूरा परिप्रेक्ष्य देखें तो इट्स ऑल अबाउट अ 5D फिनोमेना। अब वो 5D कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। इट हैज नथिंग टू डू विद द टेक्नोलॉजी और एनीथिंग। डिफेस, डिस्टॉर्ट, डिलीट, doubt, and you end up disenfranchising the history. I read it about the SIR. My friend Neha is here, who's an advocate on record in the Supreme Court. She's already fighting that case. So आजकल रात दिन वही चीजें चलती हैं, उसी को डिस्कस करते हैं। लेकिन मैंने जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उसको सोचा डिस्कस करने के लिए, मुझे लगता है आप सब उस पर ज्यादा इलैबोरेट कर पाएंगे। लेकिन हिस्ट्री का भी तो यही हो रहा है ना, हम हिस्ट्री ऐसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हिस्ट्री को हम डिलीट कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ रहा है अगर हम हमारी आज की जनरेशन पहले की हिस्ट्री ना पढ़ी? कोई फर्क नहीं पड़ता आज के डिस्पेंसेशन को। दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर नॉट वरीड अबाउट द कमिंग जनरेशंस व्हाट दे विल हैव टू थिंक। तो उनका क्या उद्देश्य है? आप उसको डिलीट कर दीजिए, आप उसको डिस्टॉर्ट कर दीजिए, आप उसको डिफेस कर दीजिए, एंड लाइक व्हाट आई सेड, यू एंड अप डिसएनफ्रेंचाइजिंग द हिस्ट्री। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली the present dispensation is doing. History लिखी जाती थी, एटलीस्ट हमने जब बचपन से इतिहास को पढ़ा तो इतिहास में हम क्रॉनिकलर्स की बात करते थे, मैगस्थनीज जैसे लोगों की बात करते थे कि हिस्ट्री में इतने आज पुराने युग की हम बातें क्यों कर पा रहे हैं, हम इतिहास पुराना क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि उन जैसे लोगों ने इतिहास लिखा था। आज का डिस्पेंसेशन क्या कर रहा है? आज का डिस्पेंसेशन जैसे हेडलाइन मैनेज करता है, उसी तरीके से वो इतिहास को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, and that's where the real problem begins. So I would not want to speak too much because I'm not a student of history, so I would not be probably be able to do so much of justice. और आप हमारे साथ आज जितने भी लोग हैं सब मेरे से बहुत सीनियर्स हैं, and they are might in their own ways. So I would begin with Irfan Sahab being the senior most. Irfan ji, it's the trend is really disturbing. जिस तरीके से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, डिफेस किया जा रहा है। अभी आप देखिए ना, सोमनाथ टेम्पल का सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है जहाँ पर ये कहा गया, और जो ब्लॉग लिखा गया था हमारे प्रधान सेवक द्वारा, उन्होंने कहा कि नेहरू वॉज नॉट वेरी एंथ्यूज्ड विद द सोमनाथ टेम्पल एंड द वे थिंग्स हैपन। वो लेटेस्ट एग्जाम्पल है। उस तरीके से 50 एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारी झूठ भी फैलाया जाता है, और इसी वजह से एक ट्रेंड हो गया है कि आप टाइम कैप्सूल्स बनाते हैं उस तरीके के जिससे कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया जाए, और वो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री आज के जनरेशन को परोसी जाए। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मेरे बच्चे भी स्कूल में हैं। माय डॉटर इज इन क्लास 12। आई ऑलवेज रिलेटेड विद माय किड्स
because whenever they come for doubts, I have to clarify those doubts. And my children always end up asking me that, Mama, तुम तो ऐसे बोलती थी, books में ऐसे लिखा है, अब हम इसको कैसे समझें? एक छोटा सा वाक्य बस शेयर करूंगी आप लोगों से कि बच्चे का जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है उसको किस तरीके से डिस्टॉर्ट किया जा रहा है. एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने अभी महसूस किया और उसको मैं शेयर करूंगी. आई विल नॉट नेम द स्कूल वेयर माय डॉटर इज. शी इज इन क्लास 12. नाउ शी वाज सपोज्ड टू अपीयर फॉर अ वाइवा. एक्सटर्नल एग्जामिनर आए थे और उससे एक्सटर्नल एग्जामिनर ने ये पूछा विदाउट नेमिंग द गवर्नमेंट स्कीम कि ये जो गैस सिलेंडर स्कीम है गवर्नमेंट की, वी ऑल नो दैट इज उज्ज्वला. सो ये गैस सिलेंडर स्कीम है, ये कैसे गवर्नेंस में मदद करती है. सो गवर्नेंस में कैसे मदद करती है, दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड फ्रॉम द बाय द एग्जामिनर. So my daughter, being my daughter, who keeps listening to my debates all the time, she knows that I'm asking questions all the time. So she ended up giving an answer. This scheme doesn't help in governance. It helps to allure the voters. This is what she said in her reply. So, and she was a little doubtful. She said, "Mama, मैंने बोल तो दिया, लेकिन बाद में जो मेरी एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ जो मेरी क्लास टीचर बैठी थी उसने मुझे इस नज़रों से देखा कि मुझे डर लग गया कि मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया." लेकिन वो बोलती नहीं. उसने बोला, उसको जो समझ में आया कि नहीं ये वोटर्स को अलॉट करने में यूज होता है और यू नो दिस इज हाउ दीज स्कीम्स एंड अप एंड दिस इज जस्ट नॉट वन स्कीम, देयर इज सेवरल अदर स्कीम्स लाइक दैट. दिस इज व्हाट शी सेड. शी अप्लाइड हर माइंड एंड शी ट्राइड टू डू जस्टिस. एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसको मार्क्स दिए जो भी दिया, आई डोंट नो. उसके बाद जब अपने क्लासरूम में गई तो उसकी टीचर ने उसको बुला के बोला कि कभी कुछ पॉजिटिव भी बोल दिया करो, हमेशा नेगेटिव क्यों बोलती हो. एंड शी केम क्राइंग टू मी एंड शी सेड, मम्मा मैंने गलत क्या बोला. तो मैंने कहा नहीं तुमने गलत नहीं बोला. यू अप्लाइड योर माइंड व्हिच वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम. यू अप्लाइड योर माइंड एंड यू सेड व्हाट यू फेल्ट. So it's fine. Whatever marks you get, I'm okay with that. I don't know what marks she got, but this is just to give a little perspective as to where the current society is leading everyone to. और आज हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो मौर्यस के बारे में पढ़ रहे हैं, आज ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं ना कहीं. उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम जिस ईरा की बात हमने पढ़ी थी आज उसके कुछ चैप्टर्स डिलीट किए जा रहे हैं, उसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है. उनकी टीचर्स टाइम कैप्सूल्स के जरिए क्लासरूम्स में हिस्ट्री को बदल कर बताया जाता है. तो आज जैसे मेरी डॉटर है, वो इतिहास के केस में शी इज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट शी एंड्स अप इन अ कंफ्यूजन. शी डजंट नो व्हाट टू डू एंड देयर इज अ डायलेमा. I want you to explain this dilemma, Irfanji, because this is something which is afflicting the society at large. And I'm more worried about the younger generations and the future generations, how they will treat this. Yes. तो हम सभी लोग शेयर करते हैं जो आपकी जो फीलिंग्स है और आपके बच्चे की जो रिएक्शन है स्कूल में है, वो ज़्यादातर बच्चे उसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. बात यह है कि इतिहास इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया आज उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी जिंदगी में इतिहास ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, जो दिन भर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, इतिहास से या एकेडमिक से कोई ताल्लुक नहीं, फिजिक्स नहीं जानता, केमिस्ट्री नहीं जानता, इकोनॉमिक्स नहीं जानता, इतिहास जानता है. बाकी सब सब्जेक्ट्स में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, इतिहास में इंटरेस्ट है. और क्योंकि पिछले 10-11 साल में जो हालात हमारे यहाँ बने और जिस तरह का नैरेटिव चल रहा है, उसमें कोशिश ये की जा रही है कि कुछ ऐसा नैरेटिव काढ़ा जाए जिसमें, और जहाँ इतिहास की आप बात करिए कर रही थी कि इतिहास लिखा जाता था और इतिहास गढ़ा जाना, ये दो अलग चीज़ें हैं. इतिहास लिखना, सोर्सेज क्या हैं, इतिहास किस आधार पर लिखा जाए, किन सोर्सेज को इस्तेमाल कर लिखा जाए. एक इतिहास गढ़ा जाए, आप पहले फैक्ट्स गढ़ते हैं, जो फैक्ट्स इतिहास में नहीं मिलते वो आपने खुद बनाए हैं व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और एक परामर्श जो आपने गढ़ा है उसके थ्रू.
तो ये तो एक इतिहास की तरफ देखने का हमारा नजरिया है। दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर लोग आज जो जिनके पास सत्ता है, जिनके पास पावर है, जो जानते हैं कैसे इतिहास का इस्तेमाल करना है, वो इस नियत से इतिहास को देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं कि काश इतिहास ऐसा होता, काश हमारे भारत में ये सब कुछ हुआ होता, और उसको वो असलियत की असली रूप देना चाहते हैं। और एक पूरी नैरेटिव, वो नैरेटिव जाहिर है झूठ पर आधारित होता है, क्योंकि उसमें जो आपने सोचा है एज ए इंडिविजुअल वो आप देखना चाहते हैं, इतिहास में वो नहीं है। तो आज के जो इतिहास है उसकी प्रॉब्लम, हम जैसे लोग जो इतिहास के छात्र हैं, हमने लिखते पढ़ते रहे कुछ थोड़ा बहुत, उसमें प्रॉब्लम आज ये हो रही है कि आपको ऐसे लोगों को फेस करना पड़ता है जिनका इतिहास से कोई संबंध नहीं, और जो वो सवाल उठाते हैं उस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं, क्योंकि वो उस तरह के सवाल आते हैं जो धर्म से प्रेरित है, जाति से प्रेरित है, भाषा को से प्रेरित है, और जिसमें भाईचारगी कहीं नहीं है, जिसमें नफरत है। तो उस तरह का इतिहास देखने की कोशिश होती है। दूसरी चीज, जैसे मध्यकालीन भारत, आज हमारे देश में प्राचीन भारत की बात तो बहुत कम होती है, बहुत ही रेयरली आपको मिलेगा कि कोई अशोका के बारे में बात करना चाहे या मौर्य वंश की आपने जिक्र किया अभी, उस पर कोई डिबेट नहीं है। डिबेट है मध्यकालीन भारत पर, क्योंकि वो मध्यकालीन भारत हमारे आज के लिए महत्वपूर्ण है, आज की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें आप समाज को बांट के पोलराइज कर सकते हैं। तो वो कैसे किया जाए? अब जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लिखी जा रही हैं जिनका कोई इतिहास मध्यकालीन भारत से संबंध नहीं। पहली बात तो जिससे मैं, ये ब्रिटिश कालीन जो हमारे इतिहासकार थे उनकी देन है, जिसको हमने कुछ लोगों ने आगे बढ़ाया, कि मध्यकालीन भारत को आप मुस्लिम युग देखते हैं, मुस्लिम शासकों का युग। ये इतना बड़ा झूठ है। अगर आप पूरा पीरियड को देखिए तो वो पूरा पीरियड एक कोलैबोरेटिव रूल था। उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों, सिर्फ एम्परर, मुगल एम्परर फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए, वो मुसलमान है, उसके नीचे जितने मनसबदार हैं जो अपनी अपनी रियासतों को चला रहे थे, जो सिर्फ टैक्स देते थे मुगल एम्परर को, जो मुगल एम्पायर का एक हिस्सा बन गए, लेकिन वो राजा हिंदू रहे और शासन उन्हीं के हाथ में रहा। तो ये पूरा जो नैरेटिव है कि एक मुस्लिम शासन और हिंदू शासन मुगलों से, मुसलमानों के आने से पहले, ये धर्म को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इतना बड़ा झूठ। और इस तरह परोसा जाता है जैसे कि वो, अच्छा फिर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन, लाइक मध्यकालीन युग सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट जोन है, सिवाय खून खराबे के उसमें कुछ हुआ ही नहीं। और ये लोग भूल जाते हैं कि उसी पीरियड में, इसी मध्यकालीन युग में, आप, मैं पीछे से लेता हूँ 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी से आप लीजिए, कबीर उसी युग में है। कबीर ने क्या क्या लिखा है धर्मों के बारे में, खासतौर से इस्लाम के बारे में। हिंदू धर्म का जो क्रिटिसिज्म है वो तो हम मान सकते हैं कि भाई मुस्लिम शासन था तो हिंदू धर्म का क्रिटिसिज्म हो रहा, कोई बात नहीं। उस आदमी ने तो इस्लाम को नहीं छोड़ा, क्या पैरा हुआ खुदा है? वो अजान पर तबसरा करते हैं, तर्ज करते हैं, और बहुत सी चीजें, और किसी ने कुछ नहीं कहा कबीर को, वो सब लिख के चले गए। सारे सुल्तान थे मुसलमान, मुगलों से पहले की बात है, और वो पूरा भक्तिकालीन आंदोलन है, उसमें सब लोग वो थे जो हिंदू धर्म, सारे धर्मों का, सब धर्मों की सुपरस्टिशंस, उनकी खराबियां, बुराइयां, चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू धर्म हो, सबके बारे में कहा जाता था और सबको टॉलरेट किया गया। कुछ केसेस हैं जहां ये नहीं हुआ, जिसमें सियासत भी थी, पॉलिटिक्स भी थी, जिस वजह से हुआ, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं हुआ। दूसरी चीज, एक और मजे की चीज ये है जो लोग कम लोग जानते हैं कि उसी पीरियड में रामचरितमानस लिखी गई। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी मुगलों के पीरियड में। तुलसीदास के दोस्त कौन थे? एक सबसे बड़ा दोस्त, सबसे महत्वपूर्ण दोस्त रहीम, जो अकबर का नवरत्नों में है, अब्दुल रहीम खान खाना, जिस आदमी ने फाइनेंशियली भी हेल्प किया तुलसीदास की।
तुलसीदास जब रामचरितमानस लोगों की भाषा में लिख रहे थे तो ब्राह्मणों ने अत्याचार किए उन पर और रहीम ने प्रोटेक्ट किया, और ये पूरा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, ये मेरी अपनी घड़ी हुई नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं उस पीरियड के अंदर। तो ये सब चीजें उस पीरियड में हुई जिनके बारे में हम बात करना नहीं चाहते, क्योंकि वो बड़ा इनकन्वीनियंट है आज के नैरेटिव के लिए, तो उनको आप छिपा के रखिए। अब ये सब कुछ सो कॉल्ड लेफ्ट हिस्टोरियंस ने नहीं लिखा है, ये सोर्सेस के पर बेस्ड है, ये आरसी मजूमदार ने भी लिखा है और ये यदुनाथ सरकार ने भी लिखा है। तो ये सब लोग उस लाइक आरसी मजूमदार और यदुनाथ सरकार का नाम मैंने इसलिए लिया कि वो दो महत्वपूर्ण दक्षिणपंथी सोच के लोग हैं। आज दक्षिणपंथी सोच के लोग हम कह रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त वो काम करते थे उस वक्त वो स्कॉलर्स थे। मेरे नाम इरफान साहब, वो खुद कहते हैं, उनसे मेरी कई बार बात होती थी तो वो कहते भाई आरसी मजूमदार तो बड़े स्कॉलर हैं, इसलिए स्कॉलर हैं कि उनकी राइटिंग्स में रिगर है। मैं डिसएग्री कर सकता हूँ जो उन्होंने लिखा है, लेकिन उनकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा। पीएनओ नहीं है वो, पीएनओ का इतिहास नहीं है। पीएनओ को हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं, और वो पीएनओ कभी खतरा भी नहीं रहा हमारे लिए। आज पीएनओ हमारे लिए खतरा बन गया, क्योंकि पीएनओ एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सम्मानीय इतिहासकार है आज के लोगों के लिए। तो बात यह है कि जो व्यक्ति उस तरह का इतिहास लिखता है, आप उसका सम्मान करते हैं। आरसी मजूमदार का भी नाम नहीं लेते ये लोग, क्योंकि आरसी मजूमदार ने ऐसा कुछ नहीं लिखा बहुत ज्यादा जो आप इस्तेमाल कर लें। उससे सिर्फ एकेडमिक्स डिसएग्री कर सकते हैं उनसे, लेकिन आपकी सियासत में वो इस्तेमाल नहीं हो पाते। बात यह है कि आज सिर्फ वो इतिहास लिखा जा रहा है जो बहुत पॉलिटिकली बहुत सुविधाजनक है, इस्तेमाल किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पोलराइज किया जा सकता है, समाज को बांट सकता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर। उस तरह का इतिहास आप देखना चाहते हैं, और उसी तरह का इतिहास आप देखना चाहते हैं। मध्यकालीन भारत की बात अभी हम कर रहे थे। एक दूसरी चीज जो बहुत बार बार दोहराई जाती है औरंगजेब को लेकर, और मैं औरंगजेब का सपोर्टर कभी रहा नहीं, और ना मुझे पसंद है औरंगजेब की नाराजगी थी, ना उसका राज जो भी कुछ किया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे उस समय, मेजॉरिटी हिंदूज, जब दो सब भाइयों में लड़ाई होती है सत्ता के लिए शाहजहां के वक्त के बाद, तो हमारे राजपूत मनसबदार बड़ी तादाद में उन्होंने गोलबंदी की और अपने अपने जो प्रिंसेस थे उनको चूज किया। कुछ दारा शिकोह के साथ थे, दारा शिकोह स्कॉलर है, आज के जमाने में सेक्युलर कहें उसको या क्या कहें, 17वीं 16वीं सदी के हिसाब से सेक्युलर था वो, क्योंकि वो मॉडर्न सेक्युलरिज्म की परिभाषा तो आप नहीं थोप सकते उस पीरियड पर। लेकिन हम चलिए, और कोई शब्द नहीं है, सेक्युलर आप कह सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मनसबदार, राजपूत मनसबदार सपोर्टेड औरंगजेब। क्यों? इसलिए कि औरंगजेब को वो बेहतर शासक मानते थे, ज्यादा काबिल जनरल मानते थे, और वो अपना भविष्य सेफ समझते थे एक ऐसे मजबूत शासक के राज में। और दारा शिकोह के बारे में उनकी ओपिनियन बहुत, अब दारा शिकोह तो उपनिषदों का अनुवादक है, हिंदू धर्म की बड़ा ज्ञान था, बड़ा प्रमोट किया, उसके बाद भी आप उसके साथ नहीं खड़े हो रहे। तो आज जो हम हिंदू मुसलमान देखते हैं, उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, उन्होंने अपना हित देखा कि औरंगजेब के साथ हमारा हित ज्यादा सेफ है, तो आप औरंगजेब के साथ खड़े हो गए। बात यह है कि आज हम धर्म को इस्तेमाल करके डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब की जो कमियां हैं वो सबके सामने हैं, वो सब इतिहासकारों ने लिखा है। तो जो लोग कहते हैं कि साहब ये तो लिखा ही नहीं गया है इतिहास, तो जाके पढ़िए, कितनी किताबें औरंगजेब पर है, औरंगजेब की पॉलिसीज के खिलाफ, औरंगजेब की पॉलिसीज की वजह से और मुगल एम्पायर का सत्यानाश हुआ, क्योंकि 1707 के बाद तो मुगल शासन में कुछ बचा ही नहीं था, और उसकी बुनियाद औरंगजेब ने रखी कमजोरी की। तो वो तो मुगलों के हित में भी नहीं था, हमारे आपके हित में तो क्या होता।
तो उसमें तो अपनी कमियां थी ही। तो ये कहना कि औरंगजेब को लेफ्ट हिस्टोरियंस ने या अब से पहले के हिस्टोरियंस ने औरंगजेब को कहीं बहुत सफल शासक और बहुत कुशल शासक कहा है या उसकी तारीफें की हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसके बारे में लोग पहले भी लिखते रहे और आज आप जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप आज सांप्रदायिक राजनीति को प्रमोट करने के लिए औरंगजेब की बात करते हैं, उन्हीं बातों को अपने शब्दों में कहने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी कही जा चुकी है। तो ये तो एक मध्यकालीन भारत की बात है। दूसरी चीज जो मैं ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ आज जिस पर बात होनी चाहिए, वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। हमारे आज के इतिहास में राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है उसके देखिए क्या हो रहा है आज, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है राष्ट्रवाद। हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो राष्ट्रवाद है, जो हमें विरासत में मिला, जो हमारी हेरिटेज है, हमारी लेगेसी है, वो राष्ट्रवाद था 70-80 साल की जो संघर्ष हमारे नेताओं ने किया, गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद और सब लोगों ने मिलकर उन्होंने एक राष्ट्रवाद की परिभाषा दी जिसको हम कॉम्पोजिट नेशनलिज्म कहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब का नाम देते हैं, जिसको हम भाईचारगी की बात करते हैं, जहाँ सबका मिला जुला राष्ट्रवाद था। अब उस राष्ट्रवाद को आप आज नई तरह से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं और मैं ये कहता हूँ कि वो एक्चुअली आज कोशिश नहीं है, वो कोशिश उस समय में थी जब लोग कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की बात कर रहे थे। उस समय भी कुछ लोग थे जिनको हम फ्रिंज कहा करते थे कुछ समय पहले तक, जो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते थे, और कुछ लोग थे जो इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात करते थे। और मौलाना आजाद ने, जिन पर मैंने अभी कुछ समय पहले किताब लिखी थी, मौलाना आजाद ने उस समय ये भी पूछा था लोगों से कि भाई ये जो राष्ट्रवाद की, हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हिंदू राष्ट्रवाद की बात क्यों करते हैं। ये तो सिर्फ अंग्रेजों को खुश करने के लिए, राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जो मुस्लिम राष्ट्रवाद है उसका उद्देश्य तो सामने है कि वो धर्म के नाम पर एक देश बनाना चाहते हैं, जो बनाया भी। लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद की बात क्यों की जाती है? क्योंकि कांग्रेस तो एक कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की बात करता है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की जगह है। मुस्लिम राष्ट्रवाद में हिंदुओं की जगह नहीं है, वो तुमने मान लिया, एक सांप्रदायिक है। लेकिन आपका राष्ट्रवाद भी तो सांप्रदायिक है, उतना ही सांप्रदायिक है। तो ये बात मौलाना आजाद ने लिखी, एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने 1927 में, इस्लामिक नेशनलिज्म, इस्लाम एंड नेशनलिज्म, और उसमें ये पूरी कोशिश किया बताने की कि ये राष्ट्रवाद, और जब ये शुद्धि और तबलीगी तंजीम का आंदोलन शुरू हुआ 1928 के दशक में, उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई ये समय इन सब बातों के करने का है, ये समय अंग्रेजों से लड़ने का समय है। आप आपस में लड़ रहे हो, हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ रहे हो। जो मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे हैं उनका उद्देश्य तो साफ है, वो धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप क्यों कर रहे हो? आप तो आजाद हिंदुस्तान चाहते हो ना, देश, तो आपको तो कम से कम राष्ट्रवाद को कमजोर नहीं करना चाहिए। तो ये लोग जो आज धर्म के नाम पर मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये उस समय भी करते थे। उस समय जाहिर है कि मार्जिन पर रहे लोगों ने मजबूती से देश को, एक कॉम्पोजिट नेशनलिज्म को कायम रखा और वो चीज चली 70 साल 75 साल तक चलती रही। आज उस सब आइडिया ऑफ इंडिया को जिसकी बात की जाती है, जिसको नेहरू से जोड़ा जाता है, नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया तो सबका मिला जुला आइडिया ऑफ इंडिया था, नेहरू ने उसको सिर्फ लीड किया। तो बात यह है कि इस इतिहास को जो आज नए सिरे से लिखने की कोशिश की जा रही है, वो इतिहास एक राजनीति से प्रेरित है, जो हम सब लोग जानते हैं। इतिहास के सोर्सेस में उसका कोई स्थान नहीं कहीं भी। दूसरी चीज अंत में खत्म करते हुए मैं ये कहता हूं कि आप 2-3 लोगों के नाम लेते हैं आज के, खास तौर से हमारा जो सत्ता में लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, विवेकानंद को पढ़ के देखिए। विवेकानंद के जो स्पीच
शिकागो में जिसके बारे में हम बात करते हैं 1893 का, उसी को पढ़ लें। उससे आपको पता चलेगा कि विवेकानंद किस तरह का भारत चाहते थे, किस तरह का हिंदू धर्म चाहते थे। दुख की बात यह है कि हमने ना विवेकानंद को पढ़ा। विवेकानंद का पर्सपेक्टिव हमारे इतिहास के बारे में क्या था। अभी 2-3 साल पहले किताब आई है, गोविंद कृष्णन ने किताब लिखी बड़ी मोटी विवेकानंद पर, और उसमें पूरा एक तफसील से बयान किया गया कि विवेकानंद 1891-92 में ताजमहल देखने गए अपने कुछ विदेशी मित्रों के साथ, और ताजमहल की खूबसूरती का बयान वो करते हैं, और ये भी कहने की कोशिश करते हैं कि अशोक के बाद अकबर से बेहतर शासक इस देश में नहीं हुआ। ये विवेकानंद के शब्द हैं, जिसने एक भाईचारगी की बात की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, ये विवेकानंद कह रहे। तो ये सब बातें जो स्वामी विवेकानंद ने कही, इसके बारे में आप बात नहीं करते। आप अपने मतलब की बात निकाल के मस्कुलर हिंदुइज्म की बात करते हैं। जो भी विवेकानंद ने कही होगी, किस कॉन्टेक्स्ट में कही, ये आपको पता होना चाहिए, उसकी आप बात नहीं करते। तो बात ये है कि ये इतिहास एक पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जाता है आईएनए तो सुभाष चंद्र बोस का आखिरी कोशिश है। 1920 और 1930 का सुभाष चंद्र बोस पढ़ो ना भाई। और वो सुभाष चंद्र बोस उन लीडर्स में है जो विरासत छोड़ के गए। बहुत कुछ लिखा है, हरिपुरा कांग्रेस का एड्रेस पढ़ लीजिए, 25-30 पेज का है। उसमें क्या क्या कहा है वो आपको मिल जाएगा। इंडियन स्ट्रगल की किताब है, उसमें आप देख लीजिए इतिहास के बारे में क्या, मुगलों के बारे में क्या है, सब कुछ सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। उसके बारे में आप नहीं बात करते हैं। आप सिर्फ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाएंगे इंडिया गेट पर या आईएनए की बात करेंगे। जो आप बात पॉलिटिकल नैरेटिव की कह रहे हैं कि अब पूरा जो इतिहास है, अब मैं पीयूष जी के पास आती हूँ उसके बाद, कि जो बात अभी इरफान सर कह रहे थे कि भाई जो इतिहास पॉलिटिकली कन्वीनियंट होता है रूलिंग डिस्पेंसेशन को, इरिस्पेक्टिव कि जो भी पार्टी है इन पावर, अगर पॉलिटिकली सूटेबल नैरेटिव को इतिहास के रूप में अगर गढ़ा जाएगा, ये कितना डेंजरस आपको लगता है? क्योंकि जो चीज सत्तारूढ़ पक्ष को पॉलिटिकली सूट करती है वो क्या इतिहास बनेगा, और हम उसी के हिसाब से इतिहास के स्लोगन्स बनाएंगे। हम इतिहास को उसी तरीके से उस बाइनरी में, अगर हिंदू और मुसलमान की बाइनरी में आज का इतिहास फिट होता है, तो क्या इतिहास को अब हम इसी तरीके से, इसी नजरिए से देखेंगे? और आज जो इतिहासकार जिनको बोला जाता है अरे ये तो लेफ्ट लिबरल हिस्टोरियंस हैं, ये जो लेफ्ट और राइट में भी जो बांट दिया गया है, क्या ये इतिहास के साथ वाकई में जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होती है, क्या वो पर्पस इस समय सर्व हो रहा है? अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जिस तरीके से गढ़ने की कोशिश की जा रही है या मैनेज करने की, मैं तो गढ़ना भी नहीं कहती हूँ, मैं कह रही हूँ इतिहास को भी हेडलाइन की तरह मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। जी, इतिहास के नाम पर जो अपनी मनोहर कहानियां हैं उन्हें फैलाने की कोशिश की जा रही है। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ। मैंने तो फिजिक्स ऑनर्स में बीएससी किया, पत्रकारिता में पढ़ा, और खासकर नेहरू जी के बारे में जो आम भ्रांतियां थी, और 2013 के आसपास जब ये लगा कि सत्ता इस व्यक्ति के हाथ में आएगी, तो मुझे ये भी लगा कि सरदार पटेल पे बहुत चर्चा होगी। तो मैंने सरदार पटेल को पढ़ना भी शुरू किया, थोड़ा सा नेहरू जी को भी पढ़ा। एक भाषण में नेहरू जी का 1952 का एक पत्र पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि हम उस समय 1949 में जब संविधान सभा में बैठे थे तो धारा 370 सरदार पटेल ने बड़ी होशियारी से बनाई थी, ये किया था। मैं रुक गया, मैंने कहा सरदार पटेल तो सन 50 में मर गए, और सन 52 में नेहरू जी ये लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका तो क्या कहना, और वो तो सब कुछ थे। ये झूठ तो नहीं लिख रहे हैं कहीं इसमें, क्योंकि हमें तो पता है कि धारा 370 तो नेहरू जी ने बनाई और उन्हीं की बहुत बड़ी भूल है और जाने क्या क्या है। तो फिर हम सरदार पटेल वाले पत्राचार में गए, तो वी शंकर साहब जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी में निजी सचिव थे, उसमें भी बहुत बड़े आदमी थे और कश्मीर के नेगोशिएशंस में वो भी पार्ट थे। तो उन्होंने उसकी भूमिका में लिखा कि धारा 370 सरदार वल्लभ भाई पटेल की महान उपलब्धि है। और ये लिखते हुए वो किताब लिखी जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है
कि हमें पटेल के बारे में झूठ फैलाए गए उन्हें हटाना है। फिर हमने और आगे पढ़ा तो उसमें निकल के आया कि जिस दिन धारा 370, उसका नाम 370 नहीं था, वो दूसरे नंबर से पास हुई थी, बाद में 370 नाम हुआ, भारत की संविधान सभा में पास हो रही है। उस दिन नेहरू दिल्ली में, संसद में तो क्या, दिल्ली में तो क्या, भारत में तो क्या, वो यहाँ थे ही नहीं, वो अमेरिका की यात्रा पे थे। तो ये शॉकिंग था मेरे लिए जिस तरह से। तो ये पावर ऑफ प्रोपेगेंडा, या जो अभी आपने कहा कि इतिहास जो बढ़ा जा रहा है या रोज हमारे ऊपर ठेला जा रहा है, तो और भी मैं कई बातें पढ़ता चला गया और हर बात में ये लगा कि ये तो फिर ये आ गई। शुरू में तो मैं लोगों से बात ही करना मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा मैं जिससे कहूंगा वो कहेगा अभी उसका दिमाग खराब हो गया, ये उठपटांग बातें करता है। तो इनके पास ताकत बहुत है। फिर एक आता है मन में, तो नेहरू की तो कश्मीर का हो गया, वंशवाद का हो गया, उनके प्रधानमंत्री बनने का हो गया, उनके अध्यक्ष बनने का हो गया, और एक ऐसे आदमी के रूप में कि वो तो सिर्फ गलतियां करने के लिए पैदा हुए थे और गलतियां करते करते मर गए। और ताज्जुब की बात मुझे ये हुई कि 100 बातें जो नेहरू के बारे में फैलाई थी, 100 की 100 झूठ। भाई होता है कि 90% झूठ हो, 95% झूठ हो, 93% हो, 100 का 100। इसका मतलब है कि वो कोई संयोग नहीं, एक पूरी मैकेनिज्म लगी, उसने वर्षों काम किया और अब वो सामने आके खूब जोर जोर से दिखाई देने लगा है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, नेहरू पर ही क्यों? मैं बहुत दिन तक सोचता रहा, कई बार मुझसे लोग पूछते भी हैं तो मैं बहुत सटीक उत्तर नहीं दे पाता हूं। लेकिन उसका एक वजह तो प्राथमिक ये है कि नेहरू के खून जिनकी रगों में है, उनमें से कुछ लोग अभी राजनीति में नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर उन लोगों की जगह से सरदार पटेल के बच्चे होते, या सुभाष चंद्र बोस की जो पुत्री हैं जो बाहर रहती हैं, अगर वो वहां होती, या ये महात्मा गांधी के बच्चे वहां होते, तो इसी मेहनत से पटेल को, इसी मेहनत से गांधी को, इसी मेहनत से सुभाष चंद्र बोस का भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाता। क्योंकि मकसद है कि जब हम ये कहते थे तो तुम्हारा खानदान ही खराब, तुम्हारे बाप दादे ही चोर थे, हम तुम्हें तो चोर बता ही रहे हैं, लेकिन तुम्हारी राजनीति, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी जो लिगेसी है, उस सबको करने से भारतीय समाज पर एक असर पड़ता है। ये तो एक बात होगी। दूसरी क्या है कि नेहरू लिखते हैं कि भारत में लोकतंत्र होना चाहिए, या मानते हैं, गोलवलकर मानते हैं कि एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए, सिर्फ एक राष्ट्र, एक प्रधान, एक व्यक्ति होना चाहिए। नेहरू कहते हैं फेडरलिज्म होना चाहिए, राज्यों के पास अधिकार हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। गोलवलकर कहेंगे एक जगह होना चाहिए। इन बातों पे फिर नेहरू ने जो कंसर्न में देखता हूं कि वो आदमी प्रधानमंत्री तो 47 में बन रहा है, और पहली बार मैंने शुरू में लगातार जेलों में, हमें थोड़ा लंबा समय का जेल में उनका जो हो रहा है, जिसमें वो इंदिरा जी को पत्र लिख रहे हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से हम इसे जानते हैं। तो एक पत्र वो नेहरू लिखते हैं उसमें कि बेटा लोकतंत्र भी कोई बहुत सेफ चीज नहीं है। होता क्या है कि ये भी साम्राज्यवाद चल रहा है, और उस समय 19वीं सेंचुरी 20वीं सेंचुरी में तमाम लोकतंत्र आते जाते रहते थे यूरोप में। उसको देख के नेहरू कह रहे हैं कि लोकतंत्र तो आ गया, लेकिन जब और लोगों को वोटिंग का राइट मिल गया, लेकिन कुछ दिन बाद जनता भी परेशान होने लगी, क्योंकि वोटिंग का राइट तो मिल गया लेकिन और कोई अधिकार तो है ही नहीं। तो उन्होंने ये पाया कि वो लोकतंत्र के नाम पे कुछ और हो रहा है। तो वो भारत के संदर्भ में समझाते हैं कि जिस दिन आजादी आती है तो हम एक जंजीर से मुक्त होते हैं, उसी दिन दूसरी जंजीर हमारे सामने आ जाती है, पूंजीवाद और नव साम्राज्यवाद के रूप में। इसलिए जब तक हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं करेंगे, संपत्तियों का बंटवारा नहीं करेंगे, रोजगार के अवसर पैदा नहीं करेंगे, फ्यूडल स्ट्रक्चर खत्म नहीं करेंगे, तब तक वो लोकतंत्र नहीं आता है। ये वो आदमी 32-33 में दिख रहा है। और जब वो प्रधानमंत्री बनता है तो वो किन किन के काम कर रहा है, उनके क्या काम है, वो देखता है कि हिंदुस्तान में किसान है, सबसे पहले इनकी मदद होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा काम क्या हो रहा है, लगान, जो फिल्में भी बन गई और हजारों साल से किसान की शोषण का एक जरिया थी, जो हमारे राजाओं के जमाने में भी थी, और अंग्रेजों ने तो उसको जमींदारी वगैरह लाके
लगान खत्म होती है। दूसरा काम वो संविधान संशोधन पहला करता है, किस काम के लिए करता है? जमींदारी उन्मूलन के लिए करता है। तो एक साथ जो इतना बड़ा बर्डन हिंदुस्तान की आबादी पे था वो एक झटके में उठाता है। लेकिन वो दूसरा काम भी करता है, किसानों को तो उसने किया है कि हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए। इनके लड़के पढ़ेंगे जब पैसा आएगा तो आगे क्या करेंगे, तो वो चीजें बनाना चाहता है, बड़े इंस्टीट्यूट बनाता है। इंस्टीट्यूट बनाने में वो इस बात का ख्याल रखता है कि जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं वो होता रहे, कुटीर उद्योग अपनी जगह बना रहे, बड़ा उद्योगपति अपनी जगह बना रहे, इतनी बड़ी स्पेस खाली है वहां मैं बनाता हूं। तो वो बीएचईएल बनाता है, मतलब भारी उद्योग बनाने का काम वो अपने हाथ में लेता है। मैं कोट कर रहा हूं कि 1955 तक नेहरू जी ने भारत में इतना इरिगेशन का नया रकबा जोड़ दिया था जितनी यूएसए में उस समय तक टोटल सिंचित जमीन नहीं थी। इसी तरह उनके इंस्टीट्यूट्स को आप देख लीजिए, आज भी वो उसने अगर आईआईटीज बनाए तो वो आज भी नंबर 1 है, और इन्होंने जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाए उनका आज तक पता नहीं है। उसने एम्स बनाया जो आज भी भारत का नंबर 1 संस्थान है। इनने 8-10 एम्स बना लिए जो आज भी अपने अपने शहरों के जिला चिकित्सालय से नीचे हैं। तो ये सोच का उसका फर्क था। और सबसे बड़ी बात कि उसके भारी उद्योगों से और सार्वजनिक क्षेत्रों में विकास करने से, सरकारी नौकरियां देने से, वो नौकरियां दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास अकेले में नहीं होती थी, वो गांव-गांव तक होती थी। तो गांव-गांव के आदमी तक एक समृद्धि पहुंची और इससे एक मिडिल क्लास पैदा हुआ। और उस मिडिल क्लास में जिन लोगों ने नौकरियां पाई और उनके बच्चों ने बाद में उदारीकरण के बाद प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियां पाई, वही लोग आज पेंशन पाते हुए कहते हैं कि नेहरू ने कुछ नहीं किया। और उनके बच्चे उस समाजवादी मॉडल से, सरकारी बाप के ताकत से अच्छी प्राइवेट शिक्षा या पार्टी प्राइवेट नौकरी आज कहीं कर रहे हैं, वो भी कहते हैं नेहरू ने कुछ नहीं किया। तो मैं इस बात को खत्म करते हुए सिर्फ एक चीज से खत्म करूंगा कि ग्रीक ट्रेजेडीज में एक कहानी आती है प्रोमेथियस की। तो प्रोमेथियस एक देवता था और वो स्वर्ग से देखता था कि आदमी बड़ा परेशान है, फटेहाल है, इसको ठंड से ठिठुर जाता है, इसके बच्चों को शेर उठा ले जाता है, इसके पास पहनने को कपड़े नहीं है। उसने काफी दिमाग लगाया, उसे लगा कि अगर इसको आग दे दूं मैं जाके तो इंसान की बेहतरी हो जाएगी। अब आग कहां से लाए? आग तो स्वर्ग में होती थी और वो देवता था, तो उसने वहां से आग चुरा ली और चुरा के इंसान को वो आग दे गया। आग आई तो उसमें मांस भी पकने लगा, उस पर ठंड से ही बचने लगे। रात में जला दो अलाव के रूप में तो जानवर भी दूर भागने लगे। आदमी में जड़ा ताकत आई तो जो गिफ्ट दिए जाते थे देवताओं को, जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था, वो आदमी ने कम कर दिया। तो स्वर्ग में हुआ कि ये टैक्स कलेक्शन कैसे कम हो गया हमारा, और ये आग वहां कैसे पहुंच गई। इंक्वायरी बैठी, पता चला कि प्रोमेथियस गया था, इसने दिया, तो उसे दंड देना था। तो दंड क्या दिया जाए उसे, तो वो देवता वो भी था तो अमर था, मर नहीं सकता था। तो एक छोटी पहाड़ी के ऊपर उसे सलीब पे टांग दिया गया और उसके कंधे पर एक गिद्ध बैठा दिया गया। तो गिद्ध दिन भर उसका मांस नोचता था और प्रोमेथियस चिल्लाता था, चीखता था दर्द से। और रात के समय जब गिद्ध सो जाता था तो क्योंकि देवता था, अमर था, तो फिर उसका मांस आ जाता था, गिद्ध उसे करता था। ये प्रक्रिया प्रोमेथियस की चलती थी। और जिन गांव वालों के लिए, जिन पृथ्वी वालों के लिए वो आग लेके आया था, वो सुबह से शाम तक वहां उस पहाड़ के पास खड़े होकर तमाशा देखते थे, उसकी चीखें सुनते थे। इतने एहसान नाच लोग उस जमाने में थे। ऐसे ही मुझे नेहरू का लगता है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन दे दिया, जिसकी बेटी ने सीने पे गोलियां खा ली, जिसने सारी संपत्ति दे दी, जो सब कुछ हो सकता था, जिससे बर्ट्रैंड रसेल और बर्नार्ड शॉ बातचीत करते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे रविन्द्रनाथ ठाकुर जिसे ऋतुराज कहते हो, मुंशी प्रेमचंद जैसा व्यक्ति जिसकी लिखी किताब का हिंदी में अनुवाद करता हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा व्यक्ति जिस व्यक्ति से अपने हिंदी भवन का उद्घाटन कराता हो, जिसके राज्यसभा में मैथिली शरण गुप्त और दिनकर जैसे दो राष्ट्रकवि एक साथ बैठते हों, तो जिसने सिर्फ दिया ही दिया, और जिनको दिया वो लोग आज प्रोमेथियस के उन नागरिकों की तरह उसका मजाक उड़ाते हैं। और आज उन्हीं लोगों में से कुछ लोग सत्ता में आ गए हैं, तो इतिहास को कर रहे हैं, अपने बदनाम कर रहे हैं। बहुत अच्छा
अच्छा एग्जांपल दिया है कि इरफान जी वांट्स टू मेक अ ब्रीफ इंटरवेंशन एंड देन आई गो टू दया जी. हाँ, बोलिए. इज इट वर्किंग? मैं पीयूष अभी कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड ही करना चाहता हूँ कि नेहरू क्यों है. मैं एक्चुअली बहुत तफसील से भी बोल सकता था, लेकिन नेहरू पर क्योंकि नहीं बोलना था. जैसे गीता प्रेस, जिस पर अक्षय मुकुल ने बड़ी अच्छी खूबसूरत किताब लिखी, उसको आप पढ़िए तो उससे आपको अंदाजा होगा कि नेहरू और बाकी लोगों में क्या फर्क है. जो पीयूष अभी कह रहे थे कि अगर कोई और आ जाता है यहाँ पर, पटेल या बोस या और लोग होते, तो ये लोग उसी तरह से उनके पीछे लग जाते. ये नेहरू के पीछे इसलिए नहीं लगे क्योंकि नेहरू प्रधानमंत्री बने. ये नेहरू के पीछे तब से थे जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था. उस वक्त भी नेहरू उसी तरह से टारगेट किया जाता था इस सोच के लोगों के द्वारा. जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कल्याण एक मैगजीन निकालना शुरू किया. उस कल्याण को में लेख छापने के लिए उन्होंने बड़े बड़े जो उस वक्त के विचारक थे, लेखक थे, राजनीतिज्ञ थे, उन सबको कांटेक्ट किया. उस आदमी ने, क्योंकि बहुत पावरफुल था, उसने गांधी तक से 2-3 लेख उसमें लिखवा लिए, मुंशी प्रेमचंद से लिखवा लिए और कई लोगों से लिखवाया. और मैं इस पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ कि गांधी फिरका परस्त हो गए या कम्युनल हो गए. वो लोग succumb to the pressure which Hanuman Prasad Poddar tried to bring about. Nehru was the only one जिसने 2 बार हनुमान प्रसाद दार को स्नब किया, ये कहकर कि मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करूंगा जिससे मेरी विचार नहीं मिलते. तो जो आदमी खुलेआम ये पोजीशन लेता हो, उसके खिलाफ या उससे नफरत इनकी स्वाभाविक है. तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि नेहरू के से नफरत प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई. ये 1930 के दशक में भी थी और 1940 के जो अर्ली हिस्सा आया उसमें भी थी, और उसके बहुत सारे उदाहरण हमें मिल जाते हैं. मैं दया के पास आऊँगी. अब दया, आपने तो एक पूरी किताब लिखी है राहुल गांधी पर, और मेरे ख्याल से सभी को पता है कि आपको क्या क्या झेलना पड़ा. लेकिन सवाल ये होता है कि अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं इस समय नेहरू के बारे में, जो जिस तरीके के लिखा जा रहा है, और जो कुछ हमने आइकॉन्स को बिल्कुल चिन्हित कर लिया है, नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इन सबको चिन्हित करके और पॉलिटिकली सूटेबल नैरेटिव अगर बनाया जा रहा है, इसका काउंटर क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि ये विचारधारा, दो विचारधारा है. एक विचारधारा जो कि नेहरू और गांधी को सपोर्ट करती है, दूसरी विचारधारा है जो बिल्कुल एक एक्सट्रीम विचारधारा है. लेकिन कैन हिस्ट्री बिकम अ विक्टिम ऑफ एनी आइडियोलॉजी? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. क्या आप इतिहास को किसी आइडियोलॉजी से बाधित कर सकते हैं जो बना है? और यही मैसेज दिया जा रहा है जो हमारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, हिस्टोरियंस जो आज के हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि दे आर राइट विंग हिस्टोरियंस, दे आर ट्राइंग टू सर्व द गवर्नमेंट एजेंडा, दे विल ट्राई एंड राइट अ हिस्ट्री which the ruling dispensation feels that it is the right, it is right, it is appropriate, और वो उस तरीके का एजेंडा पर उसने की कोशिश करते हैं. उसमें उनको उनकी उन्नति भी दिखती है, उनको लगता है उनका प्रमोशन उसमें ड्यू है, तो हम हिस्ट्री भी हम ऐसे ही लिखें जिससे कि रूलिंग डिस्पेंसेशन खुश हो जाए. ये इसका लेकिन काउंटर क्या है? आज हम जितने भी लोग बैठे हैं, अभी जब पीयूष जी नेहरू जी के बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाया, मुझे लग रहा था हो सकता है ये क्लिप काट के ये वायरल कर दी जाएगी कि ये देखिए सब लेफ्ट वाले जो जितने हिस्टोरियंस हैं ये सब आके एक मंच पे बैठ गए और ये अब नेहरू के सेवियर्स बन गए. इस तरीके की बातें हमेशा सोशल मीडिया पर लिखी जाती हैं. इसका लेकिन रियल काउंटर क्या है? क्योंकि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जिसकी मैंने बात की थी जिस सवाल को लेकर, आज इतिहास, हम एक ऑनेस्ट इतिहास लोगों को नहीं दे रहे. इसकी जिम्मेदारी आज किसके ऊपर है? इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा कि एक ईमानदार इतिहास लोगों के बीच में पहुंचे, वो नहीं जो पॉलिटिकली सूटेबल है? नमस्कार. मुझे लगता है कि इसका तो सबसे अच्छा जवाब शायद इरफान साहब दें, क्योंकि वो इतिहासकार हैं. और जैसा पीयूष ने पहले कहा कि उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, लेकिन शायद समय की मांग थी कि इतिहास के विद्यार्थी नहीं रहे, लेकिन फिर इतिहास पढ़ते हैं और नेहरू पर किताब लेकर के आते हैं. संयोग से मैंने भी इतिहास नहीं पढ़ा, और मैंने एमकॉम किया, जर्नलिज्म किया,
और अभी जो बात हो रही है वो बात हो रही है, आपने इरफान साहब ने कहा, पीयूष ने कहा, तो हम इतिहास से पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी माफी के साथ वर्तमान पर रहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने वर्तमान को दर्ज करने की कोशिश की है। और एक बात और थोड़ी माफी के साथ कहना चाहता हूं कि मैं पहले का सत्र सुन रहा था जो मीडिया पर बात हो रही थी। मुझे लगता है कि शायद मीडिया के काम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने प्रति थोड़े नरम हो जाते हैं। मुझे बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहता हूं कि मीडिया का काम केवल जो जन रुचि है उसको दिखाना नहीं है, मीडिया का काम जन रुचि का निर्माण करना भी है। आखिर क्या ऐसी बात है कि हमारे देश में इमरजेंसी के वक्त जो अखबार तनकर खड़े हो गए थे, जिनके किस्से हम आज भी सुनते हैं, इस सभागार में बैठे ज्यादातर लोग उन अखबारों की बात करते हैं, उन अखबारों से किसी न किसी रूप में ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ राहुल देव जी हैं और तो बहुत सारे लोग हैं। आखिर क्या कारण है कि वो लगभग 1.5 बरस की इमरजेंसी में सारे अखबार, मैं तो उस वक्त नहीं था, मतलब, लेकिन जो भी हम देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, अखबारों ने प्रतिरोध दर्ज कराया। तो भारतीय मीडिया की इज्जत उसी वजह से तो है। उसकी विरासत क्या है कि वो खड़े हुए, सत्ता का काम कुचलना था, लेकिन अखबारों का काम क्या था। लेकिन आज क्या है? क्या मुझे कोई एक व्यक्ति बता सकता है कि आज किसी एक अखबार है जो तनकर खड़ा हुआ है? क्या आज कोई एक टीवी चैनल है जो तनकर खड़ा हुआ है? ये वर्तमान है जिस पर मैं अपनी बात थोड़ी सी रखना चाहता हूं कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं। वो जमाने थे, वो जमाने में औरंगजेब ने जो भी किया उस पर बात आ गई, उस पर किताब आ गया, लेकिन जिस समय के हम सब साक्षी हैं उस समय का क्या हमारा काम केवल इतिहास की किताब पलटना है और उसमें से बहस करना है, या हमारा काम अपने वर्तमान में हस्तक्षेप करना है? मैंने केवल और केवल ये कोशिश की कि मैं अपने वर्तमान में हस्तक्षेप करूं। अभी मीडिया के बारे में बहुत सी बात की गई, अरावली की बात की गई कि साहब अरावली पर बहुत से प्रोग्राम बनाए गए, लेकिन अरावली पर कोई प्रोग्राम नहीं चले। आखिर इस मीडिया ने, अगर हम बीते 20-21 वर्ष की मैं बात कर लूं तो 2014 तक प्रधानमंत्री पर हर क्रिटिकल टिप्पणी मौजूद थी इन्हीं चैनलों में, और वो हर तरीके से थी। वो मजाक में भी थी, वो अपमान में भी थी, वो कभी सम्मेलनों में भी थी। यानी हमने सोचा नहीं कि हम प्रधानमंत्री पर क्या कह रहे हैं, और हमने कहा कि वी आर सेलिब्रेटिंग द फ्रीडम। हम क्योंकि ये मानकर चल रहे थे 2014 से पहले कि हमारे टेलीविजन एंकर प्रधानमंत्री पर कुछ भी कह सकते हैं। हमारे पास वो तस्वीर भी मौजूद है जिसमें मनमोहन सिंह जी को पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग घेरे हुए हैं। मीडिया चैनल ही चैनल हैं, पत्रकार ही पत्रकार हैं, और मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। और उसके बाद हम ऐसा समय देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री केवल इंटरव्यू देते हैं, और वो केवल 2, 4, 5 लोगों को इंटरव्यू देते हैं, और यही हम हैं। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको वर्तमान पर अगले 2, 4, 5 मिनट चाहता हूं कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, हमारा नैतिक बोध क्या है। अगर हम कहते हैं कि हम गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, सुभाष की विरासत को लेकर आगे चल रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? असल में कोई भी कौम जो कीमत नहीं चुकाएगी वो आगे कितना जाएगी मुझे नहीं मालूम, और हर कौम को अपने वर्तमान में कीमत चुकानी होती है। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की जनता, उसके सारे क्लासेस शायद कीमत चुकाने से पीछे हट रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किलें तो आजादी की लड़ाई में भी थी। क्या कम मुश्किलें थी? और उस वक्त कितने लोग लड़ रहे थे? आजादी की लड़ाई के वक्त हिंदुस्तान की आबादी लगभग 33 करोड़ के आसपास थी। क्या 33 करोड़ लोग लड़ रहे थे? बमुश्किल इतिहास में देखेंगे कि 4-5 लाख लोग कुछ आपको दर्ज मिलेंगे। उसमें से भी जेलों में जाते वक्त कितने लोग मिलेंगे? 30,000, 40,000 अधिकतम आंदोलनों में। तो जाहिर बात है कि हर वक्त लड़ाई करने के लिए तो कुछ ही लोग निकलते हैं, लेकिन क्या इस वक्त उतने लोग निकल रहे हैं? अपने सवालों के साथ पूछ रहे हैं? आखिर क्यों भारत का मीडिया चुप हो गया है? आखिर वो क्यों नहीं सवाल करता? क्या
हमें कोई बता सकता है कहीं कहाँ कोई डेटा है कि 2000 मान लीजिए कि 4-5 से लेकर के या अटल जी के कार्यकाल को भी शामिल कर लीजिए, कितने लेखकों, पत्रकारों, चैनलों को बंद कर दिया गया क्योंकि वो कोई ऐसा सवाल पूछ रहे थे जो ठीक नहीं था? तो क्या कारण है कि जो बातें मनमोहन सिंह के समय हमें अच्छी लग रही थी, अचानक एक सरकार बदलते ही खराब हो जाती हैं? तो यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात है जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए, और वो है कि राहुल गांधी नेहरू के बाद भारत में दुष्प्रचार का सबसे ज्यादा शिकार होने वाले नेता बन गए। और मैं कहता हूं कि इस वक्त विपक्ष में तमाम लोग हैं, एक से एक लोग हैं, और मैं देखता हूं कि स्टालिन साहब पर भी किताब लिखी जा रही है, अखिलेश जी पर भी किताब लिखी जा रही है, ममता जी पर भी किताब लिखी जा रही है, लेकिन मेरे जैसा एक बहुत गैर मामूल, मैं कहूंगा बिल्कुल मामूली व्यक्ति एक किताब लिखता है और हमारा टेलीविजन चैनल की पूरी दुनिया उसको खलनायक बता देती है। तो मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं कि आखिर क्या कारण है कि हमारा मीडिया जो इस वक्त है, मैं उस नोएडा में, दिल्ली में रहता हूं, एक टेलीविजन चैनल के पत्रकार में ये साहस नहीं होता है कि वो मुझसे बात कर पाए। मैं तो अपनी गवाही देना चाहता हूं इस इतिहास के इस वक्त में कि क्या कारण है। और इस किताब के कवर पर राहुल गांधी हैं, लेकिन इस किताब में हर वो सवाल है जो इस वक्त कहीं दर्ज नहीं हो रहे हैं, और वो दर्ज भी हो रहे हैं तो मिसलीडिंग तरीके से दर्ज हो रहे हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि एक चैनल में जहां पर प्रधानमंत्री पर गाथाएं लिखी जा रही हैं, एक किताब नेता प्रतिपक्ष पर भी होनी चाहिए? तो ये साहस कौन करेगा? क्या वो न्यूज रूम के पत्रकार वो साहस करेंगे? और देखिए, जनता पर हम बार बार जाते हैं, हर कोई बात कह रहा है कि जनता कैसी हो गई, जनता क्या सोच रही है, लेकिन जनता को फीड कौन कर रहा है? तो कैसे हम अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकते हैं? क्योंकि फीडिंग का काम तो हमारा ही है, हम बता हम ही रहे हैं। इस देश में इतना बड़ा मीडिया है और थोड़े से यूट्यूब चैनल हैं। अभी सोशल मीडिया के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जरा आप सारे चैनलों की व्यू संख्या जोड़ लीजिए जो करोड़ों घंटों में है। यूट्यूब कैसे उसका मुकाबला करेगा? नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल्स की बात की गई, इंडिविजुअल्स के कुल आंकड़े कितने हैं? कितने लोग देखते होंगे वो 2, 4, 20, 25 यूट्यूबर्स को? और हर कोई इस समय एक बात और कहता है हमने गोदी मीडिया देखना बंद कर दिया। ये भी एक बहुत अपने आप को बचाने वाला स्टेटमेंट है। लोगों ने टीवी चैनल देखना बंद कर दिया, मोबाइल देखना बंद नहीं किया है। इस मोबाइल पर लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं? अगर इस मोबाइल पर लोग वो चैनल देखना बंद कर दें जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, तो कैसे बात हो? तो ये कुछ बातें समझनी है कि हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है। भारत का कोई भी टेलीविजन चैनल, जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास कैसे बनता है? जब हम दर्ज करते हैं वर्तमान को, तभी तो आगे चल करके किताब बनती है। आज जो किताब इरफान साहब लिख रहे हैं, आज से 25 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद वो इतिहास का हिस्सा होंगी। आज क्या दर्ज किया जा रहा है? आज पत्रकारिता को हम कहते हैं कि वो जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य है। वो साहित्य क्या लिख रहा है? भारत में एक टेलीविजन चैनल का मुझे आप नाम बता दीजिए, अखबार का नाम बता दीजिए जो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। आखिर क्या कारण है कि भारत के टेलीविजन चैनलों में, अखबारों में राहुल गांधी का नाम लेते ही कपकपी छूट जाती है? आप राहुल गांधी पर बात नहीं कर सकते और हम कह रहे हैं कि ये तो आजाद है, ये हमारा ये वाला मीडिया है। याद रखिए, हिटलर मशीन गन लेकर के तानाशाह नहीं बना था। हिटलर संसदीय लोकतंत्र के सहारे ही आया था। वो संसदीय लोकतंत्र के सहारे ही सत्ता पर काबिज हुआ था। तो अगर हम चुप रहेंगे तो चुप्पियों के सहारे कोई भी लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकते। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक संगठन जिसका नाम आरएसएस है, इस पर एक बहुत जरूरी किताब आई है जो मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे पतली किताबों में से है। ये कन्नड़ के लेखक हैं देवनूर महादेव, और कन्नड़ में ये किताब केवल 64 पन्ने की है, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम
इन सभी भाषाओं को मिला करके 1 करोड़ कॉपियां इसकी बिकी हैं। 1 करोड़ कॉपियां बिकी हैं और केवल 64 पन्ने की है। हिंदी में ये 100 पेज की है। जो लोग आरएसएस के बारे में जानना चाहते हैं उनको भी ये किताब पढ़नी चाहिए, और जो आरएसएस को मतलब जो आरएसएस के बारे में कहते हैं कि हम जानते हैं उनको भी पढ़नी चाहिए, और जो नहीं जानते उनको तो पढ़नी ही चाहिए। क्योंकि इस किताब में आपको कुछ नहीं है, केवल तथ्यात्मक सारी की सारी तस्वीर है कि आरएसएस की सोच क्या है, आरएसएस क्या करना चाहता है। 2025 का साल आरएसएस के साल के रूप में दर्ज होना चाहिए। यही इस समय वर्तमान में क्या चल रहा है। आप देखें कि 1925 में जो आरएसएस बना है वो 2025 में आकर के वैलिडेट होता है। हमारे प्रधानमंत्री भारत में पहले प्रधानमंत्री, हर चीज में वो पहला जोड़ते हैं, तो भारत में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले से ऐलान करते हैं, आरएसएस को वैलिडेट करते हैं। इसके पहले किसने ऐसा किया मुझे नहीं मालूम। तो हमारे जो जो डर थे वो एक एक करके हमारे सामने आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 10 वर्ष तक इंतजार करते हैं और 2024 में जैसे ही उनका समर्थन सिकुड़ता है वो आरएसएस पर से वो पाबंदी हटाते हैं, जिस पाबंदी को अटल बिहारी वाजपेयी तक नहीं हटा पाए। और इन सारे सवालों पर आप देखें जीरो रिपोर्टिंग है। कौन सा मीडिया चैनल रिपोर्ट कर रहा है, कौन सा एडिटर, कौन सा रिपोर्टर सामने आकर के पूछ रहा है सवाल कि एक संगठन जिस पर गांधी की हत्या के बाद पाबंदी लगाई गई थी, लाल किले से प्रधानमंत्री उसको वैलिडेट कर रहे हैं। 2025 का वर्ष आरएसएस की घोषणा का वर्ष है, उसकी वैधानिकता का वर्ष है। आप देखिए कि इस वर्ष कितने कितने कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरीके की भाषा हमारे टीवी चैनलों के माध्यम से आए दिन हमारे दिमागों में डाली जा रही है। आरएसएस पर हमारी चुप्पी हमको कमजोर करेगी और लगातार वो कमजोर कर रही है। और वो किसको मजबूत कर रही है? वो मनुस्मृति के विचार को मजबूत कर रही है। इस वक्त इतिहासकार के तौर पर, या जो आपने ऑनेस्टी की बात कही, वो सब हम लोग क्या दर्ज कर रहे हैं? आरएसएस के बारे में किस तरीके के विचार हमारे दिमागों में दर्ज हो रहे हैं? मनुस्मृति के बारे में क्या सोच जा रही है? और आरएसएस सबसे बड़ी चुनौती इस भारतीय संविधान के लिए है, जिसके बारे में दुर्भाग्य से हम कुछ नहीं जानते और इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को याद कर लेते हैं और हम भारतीय संविधान की बात करते रहते हैं। भारतीय संविधान में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो चीज है बंधुता, और इसी बंधुता को सबसे ज्यादा चुनौती चारों तरफ से दी जा रही है। और इस चुनौती के खिलाफ कौन खड़ा होकर के सवाल कर रहा है? कौन कह रहा है कि बंधुता हमको चाहिए? और जिसको ये सब करके वोट मिल रहा है, हम कह रहे हैं कि ये चाणक्य हैं, हम कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय संविधान को अगर हम जानना चाहते हैं, अगर हम भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं, तो हमको उस आईने में देखना चाहिए कि आखिर उस पर सबसे बड़ा हमला कैसे हो रहा है। आपने कहा कि ये सब कैसे होगा। इन दिनों मैं देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा कर रहा हूं। मुझे लगता है सबसे जरूरी बात है संवाद करना, सबसे जरूरी बात है डायलॉग करना, सबसे जरूरी बात है कि वो डिस इन्फॉर्मेशन को लोगों के पास जाकर के दूर करना। आपकी इस बात को सुनकर मैं यही सोच रही हूँ कि अगर सब कुछ अंधेरा होता है, डार्क क्लाउड्स कहते हैं जिसको, तो यू ट्राई एंड लुक फॉर द सिल्वर लाइनिंग। तो मुझे पूरे संवाद से यही लग रहा है। मैं रवि जी अब आपके पास आती हूँ कि समय थोड़ा सा कम है, बट प्लीज फील फ्री टू से व्हाटएवर यू वांट। सवाल ये है कि आप जो सिल्वर लाइनिंग है वो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिसर्च का स्कोप तो बहुत ज्यादा है। विचारधारा जब इतनी प्रबल है दोनों तरफ से, तो हिस्ट्री में क्या लिखे उसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है। और अभी मेरे दोस्त कल अभी हम जब ट्रेन में बात कर रहे थे तो मुझे पता चला कि मन की बात पर भी रिसर्च हो रहा है। मन की बात जो कार्यक्रम है उस पर रिसर्च किया जा रहा है। कैन यू इमेजिन दिस? कैन द हिस्टोरियंस प्लीज राइट दैट व्हाई डू वी नीड अ रिसर्च ऑन मन की बात? रवि जी, मैं अब आप चाहूंगी कि आप
प्लीज इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन डार्क क्लाउड्स में सिल्वर लाइनिंग हम कहाँ ढूंढें? प्लीज एलैबोरेट ऑन दैट। मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करता हूं। जानता हूं आज के माहौल में, जानता हूं तेरी हर एक अदा है फरेब, जानता हूं तेरी हर एक अदा है फरेब, या इलाही फिर भी यकीन क्यों नहीं आता है। तो कभी लिखा था मैंने शेर। मैं जो बात कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि उस बात का काफी बड़ा हिस्सा तो राहुल देव ने अपनी बातचीत में कह दिया, और मैं राहुल देव को इस मंच से वाकई बधाई देना चाहता हूं कि इनकी इतनी हिम्मत है कि इन्होंने बोली, और उन्होंने जो बात बोली यहाँ पर मैं वो रिपीट कर देता हूं आपके सामने। मैं वहां से बैठकर मैं अकेले ताली बजाई थी, हॉल में किसी ने ताली नहीं बजाई थी, जबकि ये परंपरा है कि एक आदमी ताली बजाता तो अक्सर लोग सभी बजाने लगते हैं। किसी ने नहीं बजाई थी, यहीं पर बैठा था जहां पर मोदित माथुर बैठे हुए। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम भारत में तो हिंसा है ही नहीं, अहिंसा तो हम तो कभी अपनी तरफ से हिंसा करते ही नहीं है। तो अशोक जो यहां से चला, या मगध साम्राज्य बढ़ता चला गया, हर राजा से हाथ जोड़ते थे, वो राजा तो राज दे देता था और हम लोग ले लेते थे, हम काम लड़ते। हिंदू कभी लड़ते ही नहीं है किसी से, किसी को आक्रमण करते ही नहीं। इतनी बड़ी बात आपने कहने हिम्मत करी है कि ज्यादातर हिंदू मौत अच्छी हो सकती है आदमी की, आप इतनी बड़ी बात कही। मैं यहाँ पर चूंकि इतिहास की बात हो रही थी तो इतिहास पे ही अपने आप को केंद्रित रखूंगा। मैं केवल, क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा है इस मंच के ऊपर जो एक सरकार और दूसरी सरकार उसकी विचारधारा थी, उसके ऊपर आक्षेप तमाम हो रहे हैं कि उन्होंने ये करा, पिछली सरकार खराब थी, अब ये सरकार खराब है, और उस पर ज्यादा बातें हो रही, इतिहास पे बात कम हो रही है। दूसरी बात क्या है कि मैं केवल उन जिन लोगों जो इस नरेशन पे बात कर रहे थे कि वो खराब थे अच्छे थे, मैं केवल ये बात कहूंगा एज एन एकेडमिशियन, एज एन हिस्टोरियन, आप इसका सोल्यूशन बताइए। जितनी बातें हम लोग कर रहे थे वो कोई भी जो 9th क्लास या 10th क्लास का बच्चा वो भी कर लेगा, उसको सब मालूम है। जितनी बातें यहाँ पर 80% बातें हुई है। बात यहाँ पर ये कि मैं जैसा पत्रकारिता की जो प्रॉब्लम है, आलोक रंजन जी, और पत्रकारिता की जो प्रॉब्लम है काफी हद तक वही इतिहास की भी प्रॉब्लम है। आप पत्रकारिता में जो वही आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं वही वो लिखते हैं। इसी तरह के इतिहास के अंदर भी है। इतिहास के अंदर क्या है कि हम इतिहास, सही इतिहास हम जानना ही नहीं चाहते हैं, वो सुविधाजनक नहीं होता है। जैसे कि अभी जब इन्होंने बात कहा ना कि हिंदू लोग आक्रमण नहीं करते, फिर उन्होंने बात की। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात आपको एक हक देना चाहता हूँ। इतिहास में बहुत बात हुई है, आप एक बात गौर करिएगा, कभी भी जो चीज भी आपके लिए सुविधाजनक होती है उसमें आप कभी इतिहासकार से प्रमाण नहीं मानते हो, और जो चीज आपके लिए सुविधाजनक नहीं होती है वो इतिहासकार से कहते हो भाई आप इसे प्रमाणित करिए, है ना। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे अगेंस्ट, मैं वो इतिहासकार नहीं हूं जो बैठ के कमरे में एकेडमिक किताबें लिखता है। वो ज्यादा से ज्यादा 2 यूनिवर्सिटी में लगी किताब 1000, 2000, 50, 25, 30 लोगों ने पढ़ लिया। मैं रेगुलर लिखता रहता हूं और उसके अंदर मास्टर्स को तक मैं अपनी बात पहुंचाता हूं। और इसका मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं, अपनी तारीफ में नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको एज अ लैब रिएक्शन बता सकता हूं। मेरे अगेंस्ट 2 बार डेमोन्स्ट्रेशन बहुत बड़े हो चुके हैं। एक 2008 में हुआ था और एक अभी हुआ था हमारा 2000 के अंदर। तो बड़े उन्होंने बड़े और मनोहर राणा की लड़की थी उसने करा। दिक्कत क्या है कि जब आप सच बात बोलते हो तो आपका कोई भी साइड, अगर आपको कोई चीज सूट नहीं जिसको करती हो, आपका अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा फौरन 1 मिनट के अंदर, उसको टाइम नहीं लगेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई ये कहे, मेरे को जवाब दिए जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, अगर आपसे कोई ये कहे कि आपके बाबा जो थे, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर को उसने बहुत बड़ा फेवर किया था जब वो क्राइसिस में थे, तो आप कहोगे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो बहुत खुश। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर को आपके ग्रैंडफादर ने चीट किया था, आप कहेंगे भाई लाइए प्रमाण दिखाइए।
ठीक इसी ढंग से जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको एक कागज से कलम दे दिया जाए और कहा जाए अपने फादर के ऊपर या ग्रैंडफादर पे एक 200 वर्ड्स का एक ऐसे लिखिए। वो जितने लोग ऐसे लिखेंगे वो सबके फादर महान होंगे, किसी का फादर ऐसा नहीं होगा जो महान नहीं होंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक यही बात इतिहास के साथ होती है। इतिहास भी चूंकि मानव लिखता है और वो जो आदमी लिखता है उसकी पर्सनल वैल्यूज उसके अंदर नोइंगली एट टाइम्स अननोइंगली ऑल्सो वो चली जाती है। और वो जब लिखना शुरू करता है तो वो लिखेगा तो वो ये दिस इज करना चाहिए कि दिस इज द आयरनी ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। तो हिस्ट्री आप कभी भी पढ़िए तो कम से कम एक सब्जेक्ट पे जिसपे आपको इंटरेस्ट हो उसमें 3 डिफरेंट सोर्सेस जरूर देखिए। एक हिस्टोरियन कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। इवन मैं अपनी बात होते मैं लिखने लगता हूँ तो कभी कभी मैं भी टेम्पटेड हो जाता हूँ, यार ऐसा तो नहीं। इसका एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा है कि आप वेस्टर्न हिस्टोरियंस जब पढ़ते हैं तो आपको वो 1858-7 को क्या कहते हैं, दे डिस्कस द सिपाही म्यूटनी। व्हेन यू रीड एनी इंडियन हिस्टोरियन वो कहते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भाई देखो भी सावरकर ने पे सेंटेंस पहली बार यूज किया था और वो कहते हैं और हम सब रिपीट करते हैं उसको। बट इफ यू आस्क मी द हिस्टोरियन आई से इट वाज एन अपराइजिंग ऑफ 1857। यू डोंट टेक साइड्स। तो इसमें एब्सोल्युटली और इसको और ग्राउंड लेवल पे समझाने के लिए मैं बात बताऊंगा कैसे वैल्यू इफेक्ट करता है राइटिंग को और कैसे आपको पढ़ना है हिस्ट्री को। आप जैसे सास बहू होती है, सास बहू का जगह बहुत पॉपुलर है, सभी जानते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सास बहू बीच में होते हैं। अगर आप मोहल्ले में जो बहू है उसके जितनी फ्रेंड्स उससे पूछेगा वो कहेंगे इसकी सास बहुत खराब है, और सास की फ्रेंड से पूछेगा बोले कहेंगे इसकी बहू बहुत खराब है। और दोनों ही लोग जो बताएंगे किससे अपने अपने वर्जन उनका डेट और टाइम बिल्कुल सही होगा पर अपनी अप्रोच नहीं बताएंगे। वो बोलेंगे सुबह खाना मैं तो द सेम इज विद द हायर लेवल ऑल्सो इन हिस्ट्री ऑल्सो। और एक तीसरी बात मैं जो बोलूंगा आपको कि आप लोग हमेशा कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम राजपूत हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो बनिए हैं। और अगर आपको अखबार देखना हो देख लीजिए, सारे अखबारों में जितने गर्व से कहो हम कुर्मी है, गर्व से कहो हम फलाने हैं, कुमाऊनी है, गढ़वाली है। अरे भैया इसमें गर्व की क्या बात है यार, तुम पैदा हो गए वहां पर तुम्हें गर्व कहां से कर रहे हो। और अगर तुम्हें गर्व करना ही चाहते हो तुम उसको ये बता दो कि अगर तुम्हारे जात वर्ग में कोई आदमी महान हुआ था जिसके नाम पे तुम कह रहे हो भाई ये फॉर एग्जाम्पल कायस्थ है, वो कहते हैं हमारे यहाँ पर पैदा हुए थे भाई विवेकानंद पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, हमारे यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री पैदा हुए, तो क्या आप इनके पे गर्व करोगे? तो नटवर लाल भी तो तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ था, तो गर्दन झुका के घूमोगे? विल यू हैंग अराउंड, विल यू मूव अराउंड द सोसाइटी हैंगिंग योर हेड इन द शेम? यू विल नॉट। रवि जी एक इम्पोर्टेंट इशू है, सॉरी टू इंटरप्ट। No, you are free to. You have given the minimum time and you interrupt also. I don't mind. Speak, but I will come back to a very important issue जो इस बातचीत में रह गया। That's why I interrupted you. You will speak at length after this. जो citizens का right सही इतिहास जानने का। I said that I'm talking about that only. You didn't try to understand. No, I did. I said if you write, see, I can speak half an hour about blaming one government and another government. I am asking you your approach to the history. I'm just trying to deal, like, the mentally free, how to see the history without any well judgment. I agree with that, but I just wanted you to specify a little on that, क्योंकि ये बात लोगों को कम समझ में आती है कि सही इतिहास जानना भी लोगों का अधिकार है। जैसे आपका राइट टू वोट है, सही इतिहास जानने का जो अधिकार है वो आज कितने लोग समझते हैं? अगर मैं लेट मी टेल यू, इट्स नॉट वैलिड क्वेश्चन। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जिसको आप रिपीट कर रही हैं। I said when I was talking about when I gave the example of a Sas and Bahu, when I gave the example of that you are taking the false pride that you are born in a community, you are born in a country, you are born with a particular gender, I said you should be above that. So what I was talking about, I was simply talking about how you see the history. History you have to see it. Number one, that is what I was talking, you interrupted me. Anyway, let me What is given is a chapter, maybe a book, but what should be given as a right? I wanted you to specify. I said it's not a right. I said right. Everyone has the right to do all the right things.
whether the history or it's the journalism, you have the right to news. That's all. That's fine. I'll sum up with this only. I'll just wind up with this because I can understand. At times I ask very uncomfortable questions. I raise very uncomfortable questions. People are not very comfortable with that. जी आपने इतिहास और सरकार का या समाज से संबंध के बारे में बात की। जी मैं नगराम का रहने वाला हूँ, लखनऊ के कस्बा में। जी और पारसी कम्युनिटी के यहाँ बहुत स्थायी प्रशासक है। जी फिर से बोलिए। पारसी कम्युनिटी के पारसी बिल्कुल ठीक थैंक यू। स्थानीय प्रशासक है। उनके जब हम पुरातात्विक चीजों को देखेंगे, इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो लगेगा कि हाँ उस समय की स्थितियाँ थी, उनकी संस्कृति थी। लेकिन सरकार ने अभी बिजली पासिंग को लेकर के, नल पासिंग को लेकर के, लाटन पासिंग को लेकर के उनका जिस तरीके से कम्युनलाइजेशन किया, उन लोगों ने तो समय अनुसार पे जो बाहर के अटैकर थे उनसे लड़ाई लड़ी। और जब यहाँ पे नगराम के आसपास जो प्रशासक थे, हाँ बिल्कुल ठीक। इन लोगों ने जब उनसे लड़ाई लड़ी तो यहाँ के राजपूत लोगों ने जो बाहर के अटैकर्स थे उनको मत किया कि इसमें राष्ट्रवादी और फलानावादी वाला कॉन्सेप्ट कैसे आ सकता है। इसको जो सरकार ने जिस तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए क्वेश्चन। भूमिका है कि बहुत कंफ्यूजन से बातें चल रही हैं। हाँ समय थोड़ा सा कम है। हाँ ठीक है नो क्वेश्चंस प्लीज। आई एम सॉरी समय कम है। रवि जी प्लीज बोलिए। See, मैं जो पहले भी कह रहा था, and again I'll repeat, I'll reinforce that, and that will answer the question of the one who is moderating the session, and that will answer the question of all of you. That please, for the God's sake, because have the right approach in reading the history, understanding it, you should, number one, the first step you can take is that आप जब भी कोई हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डोंट गो बाय वन वर्जन, डोंट गो बाय वन सोर्स, बिकॉज हिस्ट्री इनवैलिड। आई डोंट वांट टू, आई हेट टू कोट पीपल, बट एक कोट कर दे रहा हूं, मतलब मैं 50 कोट कर सकता हूं। हिंदी प्रीमियम वॉल्यूम नेक्स्ट स्टूडेंट था, दिस फर्स्ट बुक हैज इम्प्रेस्ड मी सो मच कि उसके वजह से मैं आई एम इन द हिस्ट्री। ही राइट्स वर्ल्ड हिस्ट्री उसने लिखी है, और उसके अंदर एक सेंटेंस वो लिखता है कि नो मैटर हाउ हार्ड एन स्टूडेंट ट्राइज, बट नोइंग उसका वैल्यू सिस्टम उसमें चला ही जाता है। तो पहली बात, आप पहला ये कहना बंद करिए, नंबर वन, देयर आर 2-3 थिंग्स अगर हिस्ट्री में से आप कुछ फायदा उठाना चाहते हैं। नंबर वन, आपका जो कास्ट सिस्टम है, स्टॉप कॉलिंग पीपल बाय देयर फर्स्ट नेम, स्टार्ट पीपल कॉलिंग बाय देयर फर्स्ट नेम, डोंट कॉल पीपल बाय देयर सरनेम, नंबर वन। नंबर टू, आप जो है कि हिस्ट्री के अंदर अगर यू डोंट वांट हिस्ट्री को आप पढ़िए, पर हिस्ट्री को पढ़ने के पहले इस बात को इंश्योर करिए कि उसको किसने उस हिस्ट्री को लिखी है। एंड विद दिस सिंस ऑल ऑफ यू सेड द टाइम इज वेरी शॉर्ट एंड आई कांट कंक्लूड द वे आई वांटेड टू कंक्लूड इट। एनीवे, थैंक्स अ लॉट।